तो अब ये ग्रीक ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें जो थेलिस था उसे हम फर्स्ट कहते हैं मॉडर्न मैथमेटिशियन, या फर्स्ट मैथमेटिशियन हम थेलिस को कंसिडर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसने बाकायदा जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के इसने बाकायदा प्रूफ हमें प्रोवाइड किए थे। Thales had been credited with the discovery of many interesting facts about geometry. Perhaps the stories are true. तो इसी तरह से ये थेरीज मैथ अबाउट विदाउट नंबर्स, जो थेरी जो ग्रीक्स की ज्योमेट्री होती थी, आज हम देखा होगा कि आप लोगों ने हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c हम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशंस ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड सो ऑन। ग्रीक्स जो ज्योमेट्री करते थे वो इस तरह से ज्योमेट्री नहीं करते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि है कि जो हमारे मैट्रिक में सिलेबस इस तरह से होता था, उसमें हमारे पास चैप्टर्स जो एंड लास्ट वाले चैप्टर होते थे थ्योरम्स वाले, इसमें हम प्योर डिडक्टिव रीजनिंग से थ्योरम्स का प्रूफ करते थे, उसमें हम कोई नंबर्स वगैरह का यूज नहीं करते थे। तो ये ग्रीक स्टाइल था थ्योरम्स को प्रूव करने का और ज्योमेट्री करने का। यानी वो कुछ बेसिक एक्सियम से शुरू करते थे काम, ठीक, और उधर से वो अपने रिजल्ट्स ड्राइव करते थे। तो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, हाउ डिड द ग्रीक्स इन्वेस्टिगेट द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स विदाउट रेफरेंस टू नंबर्स और अलजेब्रिक इक्वेशंस। द बेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन इज एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल ली गई है और ये इसी चीज का असल में यहाँ पे एक चीज को प्रूफ किया गया कि ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है, ठीक है, वो 180 के इक्वल होता है। तो ये बहुत सिंपल सा इसका उन्होंने प्रूफ दिया था। इसमें एक्सियम ये इस्तेमाल किया गया था कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, पहली बात, और अगर कोई लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो ये वाला एंगल है, ठीक है, इसके एंगल के इक्वल होगा, इसी तरह से जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा यहाँ, ठीक है। ये एक इसका फैक्ट है। तो इस चीज को यूज करते हुए हमने कैसे प्रूव किया है उन्होंने ग्रीक्स ने, तो उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम किसी भी अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ये लिख रहे प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सो ऑन। तो क्या किया गया, उन्होंने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया इस तरह, ठीक है, और इसमें ई एफ, ये जो ऊपर लेंथ है, ये ए सी के पैरेलल है। तो ये असल में क्या चीज बन गया, दो पैरेलल लाइंस बन गई, एक ए सी बन गया और एक ई एफ बन गई, और उसके दरमियान में ये दो लाइंस हमने असल में ट्रायंगल बना दी। तो अब अगर हम इसके ऊपर पिछला ही अप्लाई करें फार्मूला, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो ये वाला एंगल है, ठीक है, यहाँ पे ओके। एक और चीज थी कि जो ग्रीक्स आते, ठीक है, उनको ये पता था, वो कहते थे कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है, उसका एंगल 90, ठीक है, या राइट एंगल उससे कहते थे, और अगर दो राइट एंगल मिल जाए तो एंगल 180, मतलब ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये कितना होता है, 180 इक्वल। ये बाय डेफिनेशन ऑलरेडी चीज को इन्होंने डिफाइन कर दिया था। तो अब ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसी तरह से हमारे पास उसके बाद ये ट्रायंगल का इंटरनल एंगल आ जाता है, और फिर ये हमारे पास ये वाला एंगल आ जाता है। अब ये एंगल होगा ट्रायंगल का हमारे पास, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इसे हम कह देते हैं 1,
इसे लेट्स सपोज हम कह देते हैं बी ही कह देते हैं, और इसे हम कह देते हैं 2। हम ये देख सकते हैं कि 1 प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऑलरेडी ये चीज डिफाइंड है, टोटल एंगल 180 होता है। अब 1 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो 1 की जगह पे सी पुट कर दे। 2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। तो पुट ना भी करें, हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ए प्लस सी प्लस बी किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 80 के इक्वल होगा। क्योंकि 1 सी के इक्वल है ना, तो हम 1 को यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं। और इस 2 को हम यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं 2 को ए के इक्वल। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इतना सिंपल प्रूफ है एंड इट इज ए वेरी वेरी एलिगेंट प्रूफ। तो आगे चलते हैं फिर मजीद इसमें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मुझे लग रहा है, ठीक है, कि अब मैथमेटिक्स की अप्रोच काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। इजिप्शियंस मैथमेटिक्स की थी वो सिंपल एक रफ मैथमेटिक्स थी टू एस्टिमेट द वॉल्यूम्स एंड एरियाज विदाउट एनी प्रूफ। यहाँ पे बाकायदा एक्सियम लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। एक्सियम्स हमारे क्या आते हैं कि जो पैरेलल लाइंस थी वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये आगे जाके अब हम देखेंगे, इनको यूक्लिड ने बड़े एक अच्छे अंदाज में पेश किया था। हाँ जी, तो इसको यहाँ से रीड करना शुरू करते हैं। This was a new way of thinking about mathematics, an approach that de-emphasizes intuition and instead emphasizes the importance of deductive reasoning. तो इंट्यूशन की यहाँ पे डी-एम्फेसाइज किया गया था इंट्यूशन को। इंट्यूशन कहते हैं कि हमें विजदान होना किसी चीज़ के बारे में, हमें लगना कि ये ऐसा है लेकिन हमारे पास उसका प्रूफ ना हो, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि फलां चीज कभी इस क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी या नहीं करेंगी, तो आप उसे देख के ऑब्जर्व करके अपने इंट्यूशन से एक चीज कह देते हो कि कट नहीं करेंगी, तो ये कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ेकार की नफी की गई थी, ग्रीक्स ने आके इस तरीक़ेकार की नफी की है और उन्होंने किस चीज को इंक्रीज किया, डिडक्टिव रीजनिंग को इंक्रीज किया। डिडक्टिव रीजनिंग इसी को कहते हैं कि ए इम्प्लाइज बी, कि अगर ए से बी तक, ठीक है, हम आ रहे हैं एंड बी इम्प्लाइज सी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इम्प्लाइज सी, ठीक है। दिस इज ए आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट। Deductive reasoning, the process of reasoning from general principles to specific instances, is the characteristic that makes mathematics special. Mathematics is a deductive discipline. All mathematicians today work by beginning with known principles and then deriving new facts as logical consequences of those principles. But Thales was the first to apply this method rigorously. Rigorous कहते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको आप फाल्सिफाई नहीं साबित, तो आप उसे गलत साबित नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स, इसलिए मैथमेटिक्स को हम द मोस्ट एग्जैक्ट साइंसेस कहा जाता है। मोस्ट एग्जैक्ट साइंसेस को इसके डिडक्टिव स्ट्रक्चर की वजह से ही कहा जाता है, ठीक है। कि आप इसमें अब एक चीज आपने अगर एक्सियम से प्रूव कर दी है, ठीक है, और एक्सियम्स अगर ठीक है तो आप एक्सियम्स में कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सियम्स अगर ठीक है तो आपका जो रिजल्ट है उसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमने अलजेब्रा के एक्सियम्स पढ़े हैं कि a मल्टीप्लाई a इक्वल टू होता है स्क्वायर के और a प्लस a इक्वल टू होता है 2a के। यहाँ से हम एक फार्मूला बना लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जब तक अब हमारे पास जो एक्सियम्स हमने बनाए हुए हैं जब तक वो गलत नहीं होते तब तक हम इस फार्मूला को गलत साबित नहीं कर सकते। तो ये ग्रीक्स ने, आज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न मैथमेटिक्स आज के दौर में भी हम जानते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स में बेशुमार स्पेसिस है, मैट्रिक स्पेस है, ठीक है।
टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, मैट्रिक स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस होती है, स्पेस ऑफ फंक्शंस है और बेशुमार स्पेस है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो ये सारे जो स्पेसेस हैं ये असल में क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेट होता है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो जो चीज़ होती है एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो कुछ खास जरूरियात को पूरा कर रहा होता है। और बाद में उस जो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल होता है उससे जो जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो हम आगे ड्राइव करते जाते हैं। तो जब तक हमारे पास एक्सियम ठीक होते हैं तो हमारे रिजल्ट्स भी लाजमी ठीक होंगे, उनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। तो आगे चलते हैं। तो थैलिस ने काफी सारे मैथमेटिक्स के जो प्रूफ्स थे, ठीक है, थ्योरम्स को इस तरह से प्रूव किया था। ये देखें कि ग्रीक्स जो थे वो नंबर्स को भी उन्होंने अभी इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया था। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ग्रीक्स अंडरस्टूड द वर्ड डायमीटर टू मीन लाइन सेगमेंट, whereas many of us identify the word diameter with a number। आज के दौर में हम जो डायमीटर है उसे 2 सेंटीमीटर लेंथ का डायमीटर, 3 सेंटीमीटर लेंथ, 3 मीटर लेंथ का डायमीटर, हमारे ज़हन में नंबर का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ग्रीक्स जो थे वो सिर्फ लाइन सेगमेंट कहते हैं और हम डायमीटर कहते हैं डिस्टेंस अक्रॉस ए सर्कल। डिस्टेंस आएगा नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रीक्स आल्सो हैड ए मच नैरोर कंसेप्शन ऑफ नंबर देन वी। आज के दौर में नंबर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। हम जानते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो ग्रीक्स थे उनका जो कॉन्सेप्ट था नंबर के बारे में वो काफ़ी नैरो था। In any case, their geometry developed in such a way that they often did not need to use numbers or algebraic symbolism to express their ideas. Instead, they constructed their geometrical insights. Often, they use a straight edge and compass to construct a figure with certain properties. तो हमने ज्योमेट्री में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सब लोगों ने की होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं किसी की, उसकी रिक्वायर्ड हमारे डायमेंशंस की, ट्रायंगल सिर्फ उस कंपास की और प्रोटेक्टर और कंपास और एक स्केल की लेके हम ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हमें किसी ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई एक्स वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं होती, हमें किसी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ग्रीक्स का मेथड था असल में, जो कि आज भी पढ़ाया जाता है और ये पढ़ाना काफ़ी ज़्यादा मैं इसे ज़रूरी समझता हूँ। हाल तो हमारे मैट्रिक में जो थ्योरम्स में करवाए जाते हैं वो इतने अच्छे तरीके से नहीं करवाए जाते जितने करवाने चाहिए अच्छे तरीके से। वो थ्योरम्स जो हैं वो असल में हमें किसी भी चीज़ को साबित करने का कैसे साबित की जाती है वो हमें हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है उसे इम्प्रूव करने के बहुत काम आ सकते हैं। तो ग्रीक्स तो कह ले के प्योर डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है उसमें आप प्योर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को डील कर रहे होते हो। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये कि आप कंक्रीट से निकल जाते हो। एक बार आपने चीज़ की डेफिनेशन कर दी, ठीक है, अब आप वो उसकी जो अपनी इंटरनल उसकी मूवमेंट होती है ना, आर्ग्यूमेंट उसकी डेफिनेशंस की, तो आप इसमें आप रिलेट करते करते आगे तक मूव करते हो। इसमें आपको किसी ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा ग्रीक्स मेजर देयर ड्राइंग्स टू सी वेदर फॉर एग्जांपल टू एंगल्स वर रियल इक्वल। उन्होंने कभी अपनी ड्राइंग को मेजर नहीं किया था, दे डिड नॉट। तो यहाँ से ये चीज़ भी हमें नजर आती है कि ग्रीक्स की जो अप्रोच थी वो कॉस्ट, पैसे की तरफ उनकी अप्रोच नहीं आती। ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है तो उससे तो एंगल प्रिसाइज चाहिए, एंगल्स के मेजरमेंट्स या जो भी लेंथ के मेजरमेंट उसको प्रिसाइज चाहिए, ताकि उसकी जो जैसे इजिप्शियंस ने कंस्ट्रक्ट करने वाले थे पिरामिड्स या बाकी चीज़ें। फिर अगर आपने कुछ
डिज़ाइनिंग नहीं करना, और आप इंटरेस्टेड ही सिर्फ प्रिंसिपल्स में इंटरेस्टेड हो, उसके जो लॉज है उनमें इंटरेस्टेड हो, जो रियलिटी है उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो यू डोंट नीड टू केयर एनीथिंग अबाउट मेजरमेंट्स. The only thing that matters are the deductive principles, your deductive argument. जैसे भी हमने ऊपर देखा है ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, उसमें हमने कोई मेट तो नहीं किया कंपास लेके. They were not very careful in making their drawings, और वो इतने केयरफुल भी नहीं होते थे. Their compasses and straight edges were often very simple. उनके कंपास बड़े सिंपल होते थे. Even crude and their drawings were often made in pits of sand. और वो उनकी ड्राइंग्स होती थी ज़्यादातर पिट्स ऑफ सैंड, रेत के जो गड्ढे होते थे उनमें वो बनाते थे. और इन सैंड दैट वाज स्प्रिंकल्ड ऑन ए फ्लैट हार्ड सरफेस, या वो बहुत जो रेत होती थी वो किसी सख्त जगह के ऊपर बखेर के, ठीक है, उसके ऊपर वो ड्राइंग्स बनाते थे और समझने की कोशिश करते थे.